नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका मौर्यन एम्पायर या फिर मौर्य एम्पायर, जो भी हिंदी में आप मौर्य एम्पायर कहते हैं, इंग्लिश में मौर्यन एम्पायर। ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड है। आप लोग को टाइम पीरियड याद रखना तो याद कर सकते हैं, आपके किसी ना किसी काम में आ ही जाएगा। ठीक है। मैं बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए मैं हाईलाइट कर दूंगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को याद रखना है। इस लेक्चर में ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि मौर्यन एम्पायर बहुत समय तक और बहुत ही एफिशिएंटली रूल किया है। मौर्यन एम्पायर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुके हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में भी। ठीक है। एंड ऑप्शनल वाले जानते हैं ये सेक्शन में कितना बड़ा वेटेज है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, आपके अशोका के धर्म वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा है। और लेकिन हम लोग यहाँ पे अशोका के धर्म वगैरह बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग ने जो बुद्धिज़्म वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें मैंने बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब वहाँ पे बात कर लिए थे। एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन आता है, बहुत पहले आता था कि अशोका के धर्म के बारे में बताइए। तो वो आपको कहीं पे मिल जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, बेसिक सिविल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, जो भी श्रमण है, मतलब श्रमण मतलब आपके जो साधु संत महात्मा जो घूमते रहते हैं, वॉन्डरर्स हैं, उन लोग की मदद करनी चाहिए, उन लोग को पैसे देने चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए। इस सब की चीज़ें वो सब आपके धर्म के अंदर आती है। वो आपको हर जगह मिल जाएंगी, उसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। ठीक है। तो मेन सेक्शन है वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट बेयर विथ मी, इट विल बी कंप्लीट। इससे बाहर नहीं आएगा। मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं आने वाली। ठीक है। चलिए बेसिक्स बताता हूँ। बेसिक्स यही है कि मॉडर्न डायनेस्टी इस समय से इस समय तक रूल करती है। इसका जो एक्सटेंशन है बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मॉडर्न अंपायर है अपने जेनिथ के ऊपर, जब उसका एकदम चरम पे चल रहा था तब की बात बता रहा हूँ। तो नीचे चोल चेरा पांड्या को छोड़ दिया जाए तो बाकी का पूरा इंडिया राइट नाउ जो आपका इंडिया है वो पूरा का पूरा मॉडर्न्स के अधीन था। इनफैक्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब पूरा का पूरा रीजन जो है वो आपके मॉडर्न अंपायर के अधीन आता था। ठीक है। ये जो यहाँ पे हाईलाइटेड चीज़ है, ये सब कैपिटल सिटीज़ या बुद्धिस्ट साइट्स या मेजर सिटीज़ हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लेजेंड में, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी इसमें कुछ भी मतलब समझाने जैसा तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ समझाऊं कि यहाँ पे ये चोला है या पांड्या है, ये सब समझाने की चीज़ नहीं है। चलिए, चंद्रगुप्त was the founder of this empire in the 1322. He overthrew the नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी जो लास्ट डायनेस्टी हम लोग बात की थी, घराना का जो डायनेस्टी था, उसको ओवरथ्रू करके चंद्रगुप्त मौर्य आता है। और क्या बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि 23 में, 1323 में आपका ये अलेक्जेंडर चला जाता है। अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है, वो चला जाता है। तो क्या बोलते हैं, उसके बाद ये फॉर्मेशन हो रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा लिंकिंग वगैरह कहीं कहीं पे स्टोरीज वगैरह बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर से मिला था। खैर उसमें हम लोग को जाना नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये नंदा डायनेस्टी के बाद ये आता है। ठीक है। एंड हेल्प कौन करता है, तो आपके चाणक्य या विष्णुगुप्त जिनको कहा जाता है, उन्होंने उन्होंने बुक लिखी है अर्थशास्त्र। अच्छा हाँ, इसी में मैं ये बताता हूँ कि आपके मॉडर्न एम्पायर का जितना भी आपके पास हिस्ट्री है, जो भी हिस्ट्री है, वो आपके दो इंपॉर्टेंट सोर्स है। एक्चुअली तीन सोर्सेस है लेकिन दो प्रोमिनेंट सोर्स है। प्रोमिनेंट सोर्स में फर्स्ट है आपका अर्थशास्त्र, और मेगस्थनीज नाम का सेल्यूकस निकेटर का एक एम्बेसडर आता है चंद्रगुप्त मौर्य के क्या बोलते हैं दरबार में। एम्बेसडर आता है मेगास्थनीज, वो बुक लिखता है इंडिका। ठीक है। ये इंडिका और अर्थशास्त्र जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट बुक है। ये ही बेस है आपके मॉडर्न फाउंडेशन का, मॉडर्न एम्पायर का पूरा कैसे बना, क्या हुआ, कैसे कैसे, वो सब हम लोग को जो अभी पता है वो सब कुछ मोस्टली इसी से लिया गया। इसके अलावा फायन आता है, फायन इज ए चाइनीज ट्रैवलर, वो यहाँ पे आता है। तो उसने जो चीज़ें लिखी हैं वो भी हम लोग उसको देख थोड़ा बहुत रेफरेंस में लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, या फिर आप लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं या फिर चाणक्य के नाम से जानते हैं। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के। ओके। एंड मेगास्थनीज ने लिखा है इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट, ओरिजिन एंड एक्सपांशन। तो आपके अलेक्जेंडर के डेथ के बाद क्या बोलते हैं, मॉडर्न डायनेस्टी का रूल स्टार्ट होता है। चंद्रगुप्त मौर्य इनिशियली ओवरटेक करता है एंड विद द हेल्प ऑफ चाणक्य ये बहुत ही एफिशिएंट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन दिस हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। जितने भी मिलिट्री फाइट्स वगैरह करता है वो सब कुछ सब जीतता है, बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद आता है बिंदुसार।
बिंदुसार इस जो फाइट को है उसको बिलो नर्मदा या फिर साउथ ऑफ नर्मदा लेके जाता है एंड डेक्कन के रीजन में अपना एक्सपेंशन वगैरह करता है, एक्सेप्ट फॉर द चोल चेर पांड्या और कर्नाटका का थोड़ा सा रीजन छोड़ के बाकी सारे के सारे रीजन के अंदर बिंदुसार अपना एक्सटेंशन करता है। फिर आता है द अशोका, अशोका द ग्रेट, ये आता है, ये क्या करता है कि इसने एक ही बड़ी फाइट लड़ी है, कलिंगा की वॉर, कलिंग का जो इसने फाइट लड़ा है, उसके बाद ये अपने वॉर के पथ को एबॉलिश कर देता है एंड ही एम्ब्रेसेस अ काइंड ऑफ बुद्धिज्म, वो बुद्धिस्ट बन जाता है और मोस्टली वो पार्ट टू द मतलब पीस का पाथ अपनाता है, धर्म का पाथ अपनाता है और फिर उसके बाद फिर रिलीजियस प्रोपोगेशन में ही रह जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। अशोका की डेथ के बाद धीरे धीरे एम्पायर का श्रैंकिंग का प्रोसेस जो होता है वो धीरे धीरे फास्ट हो जाता है एंड लास्ट जो बृहद्रथ है वो इसका लास्ट राजा है जिसको पुष्यमित्र सुंग जो उसका कमांडर होता है, आर्मी का कमांडर होता है, वही उसको किल कर देता है। ओके, तो ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन दिखा दिया मैंने आप लोग को। आते हैं एक एक चीज पे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मॉडर्न सोसाइटी से, सोसाइटी से स्टार्ट करते हैं सोशल लाइफ क्या होता है। तो आपका वर्णा सिस्टम, सबसे पहले वर्णा सिस्टम के बारे में आपका अर्थशास्त्र में अच्छी तरीके से वर्णन आता है कि भाई कौटिल्य बताता है कि हाँ वर्ण सिस्टम जो है वो है हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा वर्ण वर्ण संकर चीज होने लगी है। वर्ण संकर का मतलब क्या होता है कि वर्णों का मिक्सिंग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, संकर का मतलब होता है मिक्सिंग होना, तो वर्ण संकर हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि एक वर्ण दूसरे वर्ण के साथ इलोपिंग कर रहा है, शादी कर रहा है एंड क्या बोलते हैं नए नए मतलब तरीके से अपने वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्यार मोहब्बत ये सब जो चीज़ें होती है वो सब उस समय भी आपको पाई जाती होंगी। तो वहां से अलग अलग नए नए न्यू सब कास्ट निकल के आ रहे हैं, निषाद, मगध, सूत, वे, ये सब बन के आ रहे हैं। तो यह इन सब का क्या एसेंस है, क्या स्टोरी है, वो सब में हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जान जाए वर्ण संकर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ण संकर के बाद आपका सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आती है सती सिस्टम। सती सिस्टम के ऊपर क्या कहता है? सती सिस्टम के बारे में कौटिल्य जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, इट वाज एन एविल, तो पता नहीं क्यों नहीं देता है आपका जो कौटिल्य है या फिर जो चाणक्य है वो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। लेकिन स्ट्रैबो स्ट्रैबो इसके बारे में अच्छी तरीके से मेंशन करता है कि भाई इस समय पे आपका जो सती सिस्टम है वो प्रेवलेंट है। समझ में आ रहा है? ये बता रहा है कि जो काठ नाम की ट्राइब है पंजाब के रीजन में रहती है, उसके अंदर सती सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से प्रेवलेंट है और ये फंक्शनिंग है। तो उसका रेफरेंस आपको देखने को मिल गया कि यस इट वाज प्रेवलेंट, इट वाज नॉट सोसाइटी नहीं जानती है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब किसी को पता नहीं है ऐसी सिस्टम के बारे में, ऐसा नहीं है। इट वॉज प्रेवलेंट बट इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर ट्राइब। लेकिन ये पूरे एरिया में था कि नहीं इसके बारे में भी स्ट्रैबो बताने के लिए मतलब पूरी तरीके से बता नहीं पाता, बिकॉज वो पूरी मतलब पूरे पूरे कंट्री का रेफरेंस नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि पंजाब के अंदर इस ट्राइब के अंदर मैंने देखा हुआ है इस चीज को। ठीक है, इस चीज के बारे में ये क्या बोलते हैं बता के जाता है। नेक्स्ट है अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे। तो मोस्टली इन लोग के बहुत सारे अम्यूजमेंट के नए नए चीज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन से ग्रोथ हो रहा है, उस समय टॉयज बना रहे हैं उन लोग, बहुत सारे वो चौसर वगैरह के गेम्स वगैरह खेल रहे हैं और भी बहुत सारे गेम्स वगैरह उन लोग खेलते थे। तो यहाँ पे और बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या होगा, हंटिंग, एक्टिंग, मैजिक, ड्रामा, पेंटिंग, ये सब चीजें हो रही है। इसके अलावा विहार यात्रा, देखिए अब ये समाज और प्रवहन, ये तीनों को समझना होगा आप लोगों को। विहार यात्रा क्या है, एक पूरा ग्रुप बनाएगा और किसी एक चीज के लिए निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मंदिर के दर्शन करने निकल जाएगा या जो तालाब वगैरह है उनके दर्शन करने निकल जाएगा, या कोई इवेंट है, फेस्टिविटीज है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए चला जाएगा। इसी तरीके से समाज और प्रवहन है, इनमें क्या होगा, इन लोग के ग्रुप की गैदरिंग होगी एक कोई जगह पे, सबके सब आएंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके ऊपर इन लोग डिस्कशन करेंगे या फिर घूमने के लिए निकल जाएंगे या किसी चीज को लेके कोई डांस, ड्रामा, प्ले वगैरह करेंगे। इस तरीके से इन लोग अम्यूजमेंट एंड एंटरटेनमेंट कर रहे हैं उस समय पे। समझ में तो आ ही रहा है ना आप लोगों की, मतलब अब उस समय व्हाट्सएप वगैरह तो है नहीं, तो उन लोग को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए। आफ्टर फ्री टाइम जब उन लोग को होगा तो क्या करेंगे, तो यही सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्ट के ऊपर आता है, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो इट इज हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट है कोर्ट आर्ट एंड सेकंड इज फोक आर्ट। ठीक है, फोक, FOLK।
ठीक है। फोक आर्ट सेकंड है, और फर्स्ट है आपका कोर्ट आर्ट। ठीक है, तो कोर्ट आर्ट में कौन कौन से आर्ट है वो हम लोग पहले देखें। फर्स्ट है रॉयल बिल्डिंग्स। रॉयल बिल्डिंग्स मोस्ट प्रोमिनेंट है, क्यों? क्योंकि इसके बारे में सारे के सारे जितने भी लोग हैं सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी इतनी इतनी बढ़ाइयाँ की हैं कि भाई जैसे आपका फायन बोलता है कि इसको भगवानों ने बनाया, इंसान के तो बनाने की चीजें नहीं है, ये इंसान बना ही नहीं सकता इतना अच्छा चीजें। फायन जहाँ से आता है, हो सकता है वहां पे इस तरीके के घर वगैरह कभी उसने देखे ही नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे जब वो देखता है तो एकदम से मतलब बोलता है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स है ये सब भगवान ने गिफ्ट करके दिए, या फिर भगवान ने खुद आके बना के दिए। यहाँ पे इंसान की तो बस की बात ही नहीं है, ये सब इंसान लोग नहीं बनाया, ये सब झूठ बोल रहे हैं इन लोग कि इंसानों ने इसको हाथ से बनाया हुआ है। ये सब सब भगवान की देन है, ठीक है। नेक्स्ट है मेगास्थनीस, जो प्रोमिनेंटली वहां का एम्बेसडर था और काफी समय तक आपके चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में बैठा हुआ था। वो बोलता है कि भाई ये जो आपका पूरा का पूरा एम्पायर है, स्पेशली जो पाटलिपुत्र है, वो इतना मतलब मैग्निफिसेंट है, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि मतलब ये एक मतलब ग्रेटेस्ट, इससे ब्यूटीफुल कुछ मैनकाइंड बना ही नहीं सकता, इससे सुंदर कोई जगह क्रिएशन कोई कर ही नहीं सकता, इतना सुंदर कहीं कोई भी जगह है भी नहीं। ठीक है, इस तरीके की चीजें ये सब यूज करता है। कौटिल्य इसके बारे में बहुत कम ही चीजें बोलता है, क्योंकि उसका मेन जो फोकस है वो इकोनॉमी और क्या बोलते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, तो वो इन सब आर्ट एंड कल्चर वाली की बातों के ऊपर नहीं जाता। ठीक है। नेक्स्ट पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज कहता है कि इसके अंदर 64 एंट्रेंस है, 64 एंट्रेंसेस है, और एक बड़े मतलब पूरे पाटलिपुत्र के अंदर पूरे के पूरे रीजन के अंदर 570 टाउन्स है, मतलब पाटलिपुत्र ने पूरे के पूरे एम्पायर की बात कर रहा है, 570 टाउन्स है। ठीक है। नेक्स्ट पिलर्स, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंटली यूज होता है आपके अशोका के दिन में। आप लोग जानते होंगे अशोका अपने जितने भी एडिक्स हैं, जितने भी अपने मतलब संदेश होते हैं जो भी उनको इंस्क्राइब करता है पिलर्स के ऊपर, और जगह जगह पे इंस्टॉल करवा के रखा है। ऐसे कई सारे पिलर्स हैं, आज भी उन लोग को आप आसानी से जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग कभी घूमने फिरने के लिए जाएं तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है। इनके बारे में मतलब इनके इनकी खूबसूरती, इनकी पॉलिश, इनके तराशने के तरीके, वो आज तक मतलब इतना ये है कि आप समझिए उस समय से लेके आज तक वो वैसा का वैसा फ्री स्टैंडिंग है, और उसकी पॉलिश उतनी ही सुंदर है, उतनी पॉलिश इतनी इतनी सुंदर है कि मतलब आज भी वो चमक रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को? इस तरीके से इसको बनाया गया। इसने इसने मोस्टली यूज किसके लिए किया? आपके अपने धर्म के प्रोपोगेशन के लिए, वो तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है। फर्स्ट पिलर कहाँ पे था, यहाँ पे ये सब सब चीजें आप लोग याद करने की जरूरत नहीं है, ये बनाया हुआ फर्स्ट पिलर नहीं है, कहाँ से हम लोग को फर्स्ट पिलर मिला था उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो इसमें सबसे जो फेमस पिलर है वो सारनाथ का पिलर, जिसके ऊपर अशोका एम्बलम था, जिसको हम लोग ने इंडिया का राजकीय चिन्ह, नेशनल एम्बलम हम लोग ने लेके रखा है, जिसके अंदर 4 साइड्स पे 4 लॉयंस हैं। ठीक है, रोरिंग लॉयंस हैं। तो वो फोटो जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में भी काफी ज्यादा था, हम लोगों ने जो नया पार्लियामेंट बनाया उसके ऊपर उसको स्टैंड करवाया। ठीक है। इस पे जो मोटिव्स हम लोग को मिले हैं उनका यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि कौन कौन से मिले हैं। तो एक लॉयन का एक हम लोग को मतलब जो पिलर मिला है वो कहाँ का मिला? वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा पिलर के ऊपर एक लॉयन है। मैं आप लोग अभी फोटो दिखाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका एलिफेंट वाला कहाँ मिला है? संकीसा में मिला हुआ है। बुल वाला कहाँ मिला है? रामपुरवा में मिला हुआ है। 4 लॉयन वाला सारनाथ और सांची के पिलर के ऊपर मिला हुआ है। ये देखिए, आप लोग को फोटो के हिसाब से दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। ये आपका एलिफेंट वाला है, ये आपके जो आपका नेशनल एम्बलम है वो वाला है, ये आपका सिंगल लॉयन वाला है, ये भी आपका सिंगल लॉयन वाला है, ये बुल वाला है, ये आपका सिंगल लॉयन वाला। ठीक है। ये अलग अलग जगह पे आपको मिले हुए। ठीक है। नेक्स्ट ये आपका ओरिजिनल जो सबसे पहला ओरिजिनल, ठीक है ओरिजिनल जो आपका सबसे पहला मिला था, आपका सारनाथ का जो एम्बलम है, जो हमारा देश का एम्बलम है, ये वो है। ये म्यूजियम का फोटो है, म्यूजियम की फोटो है, वहां से उठाई चोरी की हुई फोटो है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टूटा उटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका जबड़ा होना चाहिए था, बंद होना चाहिए था, तो वो बंद नहीं है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जबड़ा बंद है, यहाँ पे इसका जबड़ा टूट गया। ठीक है। तो ये एक्चुअल वाला जो ओरिजिनल वाला था वही वाला ऐसे स्टोर करके रखा गया। इसकी पॉलिश देख रहे हैं आप, इसकी सुंदरता देख रहे हैं। ये अब ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग ने पॉलिश किया हुआ है, हम लोग ने सिर्फ पानी से इसको धोया है, उसको अच्छी तरीके से बस जो कचरा था वो हटाया है, और उसकी पॉलिश देख रहे हैं, आज तक ये चमक रहा है। कितना सुंदर है ये, कितना ब्यूटीफुल है, देख रहे हैं इसके यहाँ पे देखिए कितने, इसका पॉलिश देख रहे हैं कितना सुंदर है। मतलब आप चेहरा देख सकते हो, इतनी इतनी मस्त इसकी पॉलिशिंग की गई है। ओके। नेक्स्ट ये बता दूं आप लोगों को कि पिलर के ऊपर जो स्टेट मतलब क्या क्या चीज़ें होती है वो भी बता देता हूँ। तो ऊपर सबसे पहले मोटिव होता था, मतलब आपका जो एनिमल किस कौन सी चीज़ का एनिमल मतलब कौन सा मोटिव बनाया जा रहा है वो ऊपर हो जाएगा। बैल होगा, बैल होगा तो बैल, मतलब बुल होगा तो बुल होगा, सिंगल शेर होगा तो सिंगल शेर होगा, चार वाला तो चार हो गया, इस तरीके से हाथी होगा हाथी।
नेक्स्ट इस रीजन को कहा जाता है, ये जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है इसको कहा जाता है एबेकस। तो यहाँ पे प्लेन है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एबेकस को किस तरीके से डेकोरेट किया गया ना। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबेकस, ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम प्लेन है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कितना सुंदर है, कितना मतलब अलग से इसके अंदर चीजें बनाई गई है, घोड़ा हाथी ये सब बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेस। बेस जिसके ऊपर ये एबेकस को सिचुएटेड किया गया है। इट वॉज जनरली इन्वर्टेड लोटस विच इज सेड कि ये आपके ग्रीक लोगों से हम लोग ने उधार लिया है। अब पता नहीं किसने कहाँ से उधार लिया, हम लोग ने उनसे लिया या उन्होंने हमसे लिया हुआ है, लेकिन इस तरीके का इतना अच्छा सुंदर लोटस उन लोग ने भी नहीं बनाया था, ठीक है। उनके लोटस वगैरह इतने सुंदर नहीं होते थे, जैसे आप लोग अगर नेट पे डालेंगे ईरानियन ग्रीक लोटस वगैरह इन्वर्टेड लोटस, तो वो ऐसे नहीं बनाया जाता, उनका अलग ही डिजाइन होता था, लेकिन इतना सुंदर और किसी का नहीं होता था। तो ये हम लोग का एक अलग है। इसके बाद नीचे का रीजन पिलर शाफ्ट कहा जाता है। उसके बाद वो सिंगल स्टोन मोनोलिथिक स्टोन होता था पूरा का पूरा पिलर, ठीक है। इसमें कहीं पे ब्रेकेज नहीं होता था। इस रीजन को अलग अलग करके लगाया जाता था, एक के ऊपर एक रखा जाता था, लेकिन जो पिलर स्टाफ होता है पूरा का पूरा मोनोलिथिक स्टोन होता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, केव, ठीक है। आप हम लोग ने क्या बोलते हैं बिल्डिंग्स देखे जो आपके रॉयल बिल्डिंग्स होते हैं वो, और उसका पिलर्स देखा, अब केव्स देख रहे हैं। ये हमारा कोर्ट आर्ट की बात हो रही है, ठीक है, ये मिस मत कीजिएगा कि किसका बात हो रहा है, ठीक है। केव्स में आता है, केव्स में आपका रॉक कट केव्स बनाने का काम शुरू हो जाता है। इस समय श्रमण और जो ब्राह्मण वगैरह है वो सब बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविक, चारवाक, एंड देयर वर मल्टीपल सच सेक्ट्स जो कि इस समय पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते चले जाए, सबका अपना अपना सेक्ट चला जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं ब्राह्मण, बहुत सारे साधु संत महात्मा रेगुलर बेसिस पे घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम ये होता है कि रॉयल पेट्रोनेज देना है इनको। रॉयल पेट्रोनेज दोगे तो इनको बारिश के समय पे ये होता था कि भाई इनको कहीं पे रहने के लिए जगह दो, क्योंकि बारिश के समय में जनरली ये क्या करते थे कि एक जगह पे छुप के बैठे रहते थे। आपने जो पाप किए होते इस बाकी के 8 महीने, उसको उन लोग वहां पे प्रायश्चित करते थे, ध्यान करते थे, पूजा अर्चना करते थे, डिस्कोर्सेस करते थे, आपस में डिबेट्स करते थे, पेंटिंग्स वगैरह करते थे। इनफैक्ट अजंता अलोरा ये सब जो पेंटिंग्स वगैरह स्कल्पचर्स वगैरह है वो सब यहीं से बन के निकल के आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग यहाँ पे 4-5 महीने रहते थे, और जितना भी इन लोग के दिमाग में अलग अलग चीजें आती थी, ज्ञान की बातें आती थी, वो सब वहाँ पे पेंट करना, स्कल्प करना, ये सब काम ये करते रहते थे। होप कर रहा हूँ आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, एकदम इजी है, इसमें कुछ लॉजिकल मतलब इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज़ नहीं, लेकिन आप लोग सिर्फ लॉजिक लगे सब समझ में आने वाला है। तो इसके लिए रॉयल जितने भी राजा के किंग वगैरह होते थे वो इसको बना बना के मतलब केस बना के देते थे। कोशिश यही करते थे कि बना बना के दे दो, यहाँ पे लोग अपना रहेंगे, जो आपके बुद्धिस्ट हो, जैन के हो, या किसी भी सेक्ट को मानने वाले हो, वो सब यहाँ पे आए, वहाँ पे बैठे और उसके अपने चर्चा वगैरह करें, 4 महीने अपना पूरे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें और कुछ प्रोडक्टिव काम करे, और साथ ही साथ राजा भी उनसे रेगुलर बेसिस पे जाके मिलता रहे, दर्शन लेते रहे, और कुछ उनसे सीखना हो, पढ़ना हो, जानना हो तो उसके लिए हेल्प वगैरह भी मांगता रहे, ठीक है। तो ये केव्स बनाने का काम शुरू है। इनिशियली केव्स बनाने का पहले रेफरेंस हम लोग को अशोका के टाइम पे मिलता है कि भाई अशोका धड़ 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 इतना सारा केव्स बनाते जाता है कि आपका मतलब एक के ऊपर एक धड़ाधड़ केव्स वगैरह उसके बनते चले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इन नेक्स्ट इज इसको क्या करते थे, इसको बहुत अच्छी तरीके से इंटीरियर पॉलिश करना, इसको मतलब एक्चुअली इसको बनाते इसी तरीके से है कि समझो अगर राजा को भी यहाँ पे बैठना पड़े तो उसको घिन ना आए, इस तरीके से इसको बनाया जाता था। बहुत ही बस मतलब इतना सुंदर अंदर से पॉलिश किया, मैंने फोटो इंक्लूड नहीं किया है, नेक्स्ट टाइम आप लोग नेट पे देख लीजिएगा, मैं पॉज करके फोटो इंक्लूड करके दिखाऊं, वो सब टाइम पास नहीं करना है, बेटर है कि वीडियो को वैसे वैसे चलते रहने देते हैं। और आप लोग चाहें तो गूगल इमेजेस में जाके सर्च कीजिएगा कि जो अशोकन केव्स है या फिर उस समय के जो केव्स है उनके अगर फोटोज वगैरह देखेंगे तो इंटीरियर इतना सुंदर, इतना पॉलिश रहता था, इतना मतलब इतना पॉलिश, तो मतलब आज के दीवार नहीं बनाए जा सकते उतना सुंदर पॉलिश। जैसे कि आपके ये मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जो मैंने आपको जस्ट ये सारनाथ वाला दिखाया, ऐसा पॉलिश होता था, एकदम ऐसा ऐसा पॉलिश मैंने देखा, ठीक है। इतने सुंदर पॉलिश किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ये दिखाया जा रहा है, ये जो आपका केव है, इसको इसका नाम है लोमस ऋषि केव। ये आपका बिहार के अंदर है, बिहार में है। तो आप लोग पाटलिपुत्र के आसपास मतलब पटना के आसपास के रीजन में ये है, ठीक है। बराबर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, ये लोमस ऋषि केव है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसा एंट्रेंस वगैरह, कितना रॉयल एंट्रेंस बनाया, कितना सुंदर बनाया, इसके अंदर इतने सारे नकाशी वगैरह, कितने फाइन नकाशी वगैरह किए गए। इसको जितना
अच्छा सुंदर बना सकते थे उतना सुंदर बनाने की कोशिश करते थे, सो दैट यहाँ पे जो रहे उसको भी लगे कि यस राजा ने हमारे लिए कुछ अच्छा सा बना के दिया, ये नहीं कि बता टूटा फूटा झोपड़ी दे दिए कि जाओ भाई रहो, आप लोग के लिए रहने की व्यवस्था कर दी गई, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्तूपास का आर्किटेक्चर। ये भी आपके अशोका के समय से ही हम लोग को देखने को मिलता है कि स्तूपास बनाने की एक चलन स्टार्ट हो जाता है कि स्तूपा बनाओ भाई। अब स्तूपा स्तूपा का यूज एक्चुअली क्या होता था कि जब कोई प्रोमिनेंट पर्सन लाइक गौतम बुद्धा की डेथ हो जाती है तो उनके कुछ जो बॉडी के अंश होंगे या जैसे उनके हेयर्स होंगे या कुछ उनके कपड़े होंगे, तो उसको कहीं पे प्रिजर्व करके रखना है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग स्तूपा बनाएंगे। ये मैं आपको स्तूपा दिखाता हूँ, ये सांची का स्तूपा है, देख सकते हैं आप कितना सुंदर है, ये देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। इसका देख रहे हैं एक एक पिलर का, देख रहे हैं कितना ये ब्यूटीफुल लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त सुंदर लग रहा है ये, किस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग इनके ये सब देखें, नकाशी देखें, इतने फाइन फाइन नकाशी, इसमें सब में स्टोरीज है। ये सब मतलब ऐसे फालतू का कुछ भी से चिता जानवर बना दिया ऐसा कुछ नहीं, जातका स्टोरीज हैं, बर्थ कैसे हुआ, भगवान बुद्ध कैसे आए, कैसे बने, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा गया एकदम फाइनेटली, बहुत ही मतलब स्कल्पटिंग फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो इसका बेसिक आप लोगों का कैसा होता था, ये उल्टा सिलेंड्रिकल ड्रम होता था, सर्कुलर डोम जो होता था ये उल्टा होता था, इसको हार्मिका कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए जो आपका ये डोम है इसको, ये जो आपका डोम है इसको हार्मिका कहा जाता है। इसके ऊपर यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं इसको छतरी कही जाती है, ठीक है, छतरी कही जाती थी। ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, मोस्टली इसको लकड़ी का बनाया जाता था और बाद में ये क्या बोलते हैं खराब हो जाता है, लेकिन आपके सांची के स्तूपा पे जैसे बनाया गया था तो वो अभी तक डिस्टॉर्ट नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर वेदिका होती थी। वेदिका क्या है, ये आपका जो साइड साइड में ये जो दिख रहा है ये वेदिका है, ठीक है। और ये जो एंट्रेंस है इसको तोरण कहा जाता है, ठीक है, तोरण, ठीक है, इसको तोड़ना कहा जाता है और इसको वेदिका कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये सांची का स्तूपा मैंने दिखा दिया, बाकी पिपरवार में स्तूपा है, बहुत सारे स्तूपा, ये सारे के सारे स्तूपा के नाम वगैरह लिखे गए। और मैंने जैसे बताया कि अशोका के दिन में सबसे ज्यादा बुद्धि स्तूपा वगैरह बनने का काम इसी समय पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट विहारस बनाए जाते हैं। विहारस क्या होते थे, ये शेल्टर होते थे आपके, जो मैंने आपको केव्स बताया वैसे विहारास होते थे, लेकिन केव्स में क्या होता था, एक सिंगल केव होता था, ठीक है। केव में ऐसा समझो कि ये केव हो गया, ठीक है, इसके अंदर काफी लोग ऐसे ऐसे सो गए, लेकिन विहार क्या होता था, इट वाज मोर लाइक ए होम, ठीक है, वो घर होता था। इसको भी ऐसे क्या बोलते हैं ये पहाड़ों के अंदर ही बनाया जाता था। तो अंदर जाने के बाद ये ऐसे कुछ इस तरीके से होता था और यहाँ पे ऐसा एक वरांडा होता था जहाँ पे आदमी बैठ सकता है और बारिश वगैरह के मौसम को एंजॉय कर सकता है। अंदर एक मेन सेंट्रल हॉल होता था और उसके बगल बगल में काफी सारे घर होते थे, छोटे छोटे घर होंगे, ठीक है। इसके अंदर लोग रह सकते हैं, जितने भी आपके मॉन्क्स वगैरह है वो इसमें रह सकते हैं, इनको विहारास कहा जाता था, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, वही 4 महीने यहाँ पे रहोगे तो आप लोग यहाँ पे रह सकते हो, कि उसका भी सेम वैसा ही यूज होता था, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं फोक आर्ट पे। हम लोग कोर्ट आर्ट देख लिया, फोक आर्ट पे आते हैं। फोक आर्ट में हमारा फर्स्ट है स्टोन के स्कल्पचर्स, ठीक है। तो हम लोग ने जितने भी ये सब साइट्स वगैरह बनाए, ये देखिए आप लोग, तो ये क्या है, इसमें हम लोग ये सब क्या बना रहे हैं, ये सब यक्ष यक्षिनी ये सब जो बना रहे हैं ये सब आपके फोक आर्ट में आया है, ठीक है। नेक्स्ट है टेराकोटा। टेराकोटा क्या है, बेक करो उससे यूज करके कोई भी फिगरीन्स वगैरह आप बनाए तो दैट इज टेराकोटा फिगरीन्स, ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हो, ये मोस्टली अर्बन सेंटर्स में किया जाता था। आपका एक सांचा होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पूरा का पूरा एक ये मेन बेड है, उसके ऊपर एक कुछ सांचा बना के रखा गया है ऐसा ऐसा कुछ, तो और फिर उसके बाद और फिर इसके अंदर आप क्या बोलते हैं मिट्टी डालोगे, गीली मिट्टी डालोगे और फिर इसके बाद बेक करोगे, बेक करके फिर आप उसको सांचे में से निकालोगे तो ये आपका टेराकोटा फिगरीन बन जाएगा, ठीक है। इस समय के जो आपके पॉटरीज होते हैं उसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहा जाता है, ठीक है। ये कौशाम्बी पाटलिपुत्र के रीजन में बहुत बड़ा पॉटरी का हब हुआ करता था। ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इस समय का जो पॉटरी है वो याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं इकोनॉमी पे, जो कि मतलब ये सब बेस आते हैं, यहाँ से आप लोग का एक्चुअली में स्टार्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी वो सब कैसे काम करने वाला है। इसके ऊपर यूपीएससी में ने कई बार क्वेश्चन पूछे हुए, दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट, ओके। रेवेन्यू सिस्टम और टैक्सेशन की फर्स्ट बात करते हैं, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ द रेवेन्यू क्या होगा, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। वही तो उस समय हो ही रहा है, उस समय कोई इंडस्ट्रीज वगैरह इतनी खास बड़ी, हाँ इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगे, ठीक है, वही मैं बताता हूँ, ठीक है। इस समय जो आपका लैंड रेवेन्यू होता था उसको भाग कहा जाता है, ठीक है, भाग कहा जाता था। एंड भाग वॉज जनरली 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस, जो भी आपका प्रोड्यूस हुआ उसका 1/6 जो है वो सीधा सीधा रॉयल शेयर बन जाता था, वो आपका टैक्स हो जाता है, ठीक है।
उस समय दो टाइप की भूमि होती थी, दो टाइप के लैंड्स होते थे। एक तो राजकीय भूमि मतलब स्टेट लैंड, और आपका निजी भूमि जो पर्सनल लैंड होगा, ठीक है। तो नाम में समझ में आ रहा है ना अच्छी तरीके से, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं। राजकीय भूमि पे भी लोगों को काम करने के लिए मौका दिया जाता है, इसको अधिया कहा जाता है। आज के लोगों में अधिया लोग कहते हैं कि हाफ हाफ जो जो भी प्रोड्यूस होगा, 100 kg हुआ तो 50 kg विल बी विद द रॉयल, लोगों को दे दिया जाएगा, जो मतलब सरकार को दे दिया जाएगा, स्टेट को दे दिया जाएगा, एंड 50% अपने पास रखा जाएगा। इट मे बी 1/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, ऐसे ऐसे अलग अलग इसके रेट्स होते हैं। निजी भूमि पे जो काम किया जाएगा वो 1/4 से लेके 1/6 हुआ करता है, मतलब 25% से लेके 12.6% के आसपास जो भी आपका होता होगा, आप लोग देख लीजिएगा, वो कैलकुलेशन के लिए मैं थोड़ा सा वीक हूँ, ओके। टैक्स जो होता है वो कैश और काइंड दोनों के अंदर कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। राजुक जो होता था वो मेजरमेंट करता था लैंड का, यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स फ्री विलेजेस को कहा जाता है परिहारिका, ठीक है, परिहारका। नेक्स्ट है, जो फ्री लैंड दिया जाएगा, टैक्स फ्री विलेज दिया गया उसको परिहारिका, और जो टैक्स फ्री लैंड दिया जाएगा उसको उद्वलिक या फिर परिहार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस समय कौटिल्य कहता है कि एक इमरजेंसी टैक्स भी लगाया जाता था। इमरजेंसी टैक्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम ऑफ अ किंग लगाया जाता है, मतलब एक राजा के समय पे एक ही बार इमरजेंसी टैक्स लगाया जाएगा, जिसको प्रणय टैक्स कहा जाता है, ठीक है। ये ऐसा टैक्स होता है कि सपोज कीजिए कि अचानक से कोई फेमाइन आ जाता है, या ऐसा कुछ हो जाता है कि बड़ा आक्रमण वगैरह कुछ हो जाता है, ड्रॉट वगैरह हो जाता है, तो इन दैट केस इमरजेंसी टैक्स वगैरह लगा के हम लोग सबको बचा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ किया जाता था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मोस्टली जितने भी आपके ओल्ड होंगे, वुमेन्स होंगे, ब्लाइंड होंगे, या फिर जो फिजिकली डिसेबल्ड वगैरह होंगे, उन लोग को एग्जाम किया जाता था आपके टैक्सेशन से, ठीक है। बाकी स्टेट के पास और भी बहुत सारे टैक्स लगाने के तरीके थे। इनफैक्ट लगभग 40 से ज़्यादा टैक्सेस मेंशन किए गए हैं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के बुक में, तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ बता दे रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा फेज होता है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे। एक्चुअली में ट्रांजिशन हो जाता है एग्रीकल्चर की तरफ। अभी तक हम लोग कैटल डिपेंडेंट इकोनॉमी थे, हम लोग को कैटल के ऊपर ज़्यादा वेटेज दिया जाता था। मतलब हम लोग एग्रीकल्चर तो आ गए थे, मतलब एग्रीकल्चर करना सब लोग सीख गए थे, लेकिन फिर भी हमारा वेटेज होता था ना मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द कैटल होता था। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के ऊपर, मतलब हमारा फार्मिंग के ऊपर हमारा ज़्यादा वेटेज हो जाता था, फिशिंग, फार्मिंग या पोल्ट्री वगैरह, ये सब चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान अब धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और हम लोग उसी तरीके से अपने चीज़ों को, रिक्वायरमेंट्स को वगैरह को उसी हिसाब से चेंज भी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग मतलब अब हम लोग एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो चीज़ें हैं उसका थोड़ा सा डोमिनेशन कम होता चला जाएगा, और एग्रीकल्चर का डोमिनेशन बढ़ता चला जाएगा। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड, इसको तीनों को साथ में मिला दिया तो इसको वर्ता कहा जाता है, ठीक है। कौटिल्य कहता है कि उस समय 3 क्रॉप्स एक साल में लिए जाते थे, एक साल में 3 क्रॉप्स लिए जाते हैं, लेकिन मेगास्थनीज बोलता है 2 ही क्रॉप लिए जाते हैं। पता नहीं दोनों के बीच में क्या लड़ाई चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रिंसिपल क्रॉप्स वगैरह कौन से वो सब आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज इस समय आपके इंडस्ट्रियल सेटअप को बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाता है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपका स्टेट है, किंग है, वो खुद इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि लेता है। एंड जो आपका चाणक्य है वो ये प्रपोज करता है कि स्टेट को इंडस्ट्रियल जितने भी चीज़ें होती है उनको अपने अधीन रखना चाहिए, मतलब इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन वगैरह जो भी किया जा रहा है वो सब कुछ अपने अधीन रखना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करने की कोशिश करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मना कर रहा है, उसका मतलब ये है कि स्टेट भी साथ में साथ करते रहे, प्राइवेट तो अपना करे ही करे, उसके साथ स्टेट भी अपना काम करता रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिखा गया है। नेक्स्ट आपका इस समय स्पिनिंग एंड वीविंग, ये सब बहुत प्रोमिनेंट है। कि हम लोग वी वर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टेक्सटाइल, हमारे ऐसे टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट, मतलब पूरे दुनिया को अगर कपड़े पहनने का काम जिम्मेदारी किसी के पास था तो इंडिया के पास था। इंडिया इसीलिए इतना कपड़े सीलता था, इतने घर घर में सबके पास टेक्सटाइल काम होता रहता। हम लोग ने स्पिनिंग वीविंग ये सब किया, ठीक है। लेनिन फैब्रिक्स वगैरह वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं होता था, तो यहाँ पे हम लोग करते थे, ठीक है। इसके अलावा सिल्क के क्लॉथ आप लोग हम लोग मेंशन हमारे यहाँ पे होता है। कॉटन तो भाई उसका तो हम लोग गढ़ी थे, हमारे लिए तो मतलब कॉटन हमारे लिए लंगोटिया यार था, वैसा इस टाइप का, ठीक है। इसके साथ हम लोग चाइनीज फैब्रिक का भी यूज़ करते थे, जो चाइना से हम लोग चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे ला के सेल करते थे, हम लोग उसको भी यूज़ करते थे, सिल्क क्लॉथ को भी यूज़ करते थे, इस सब का मिक्सचर करके फिर आगे एक्सपोर्ट करते थे। वुल वगैरह सब हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सब का मेंशन आपके कौटिल्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है
कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, तो उस समय रोड और पोर्ट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा वेटेज था। एयरपोर्ट तो वगैरह कुछ था नहीं, ठीक है, रेलवे वगैरह था नहीं, तो रोड्स और पोर्ट्स ही सिर्फ है जो आपके इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। रोड्स आपके सड़क पे लेके जाएंगे और पोर्ट्स आपके पानी वगैरह पे, तो इंक्लूडिंग वाटर पोर्ट्स की, मतलब रिवर लाइन पोर्ट्स की भी बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोमिनेंटली रोड के रास्ते बन जाते हैं, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। ये देखिए, ये आपका उत्तरापथ है, ये जो ऊपर से आ रहा है ये वाला उत्तरापथ है, और ये दक्षिणापथ है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। इसके अलावा एक मथुरा से यहाँ भरूच के लिए एक रास्ता है, और एक आपका और रास्ता है, ठीक है, दो तीन ऐसे रास्ते हैं। इतना याद रखने की जरूरत नहीं, उत्तरापथ और दक्षिणापथ याद रखा तो बहुत है, ठीक है। ये सब आपके प्रोमिनेंट रास्ते हैं, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, जिसको मतलब इनफैक्ट उत्तरापथ तो आज तक भी है, हम लोग उसको जीटी रोड के नाम से जानते हैं। NH1 NH2 इसी का हिस्सा है, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। पोर्ट की बात करें तो जितने भी आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्शन पे सब, इसमें इतने सारे पोर्ट्स हैं, यहाँ पे भर भर के पोर्ट्स हैं, सबका नाम बताने जाऊंगा बेवजह टाइम पास होगा, तो वो सब हम लोग को देखना नहीं है। पूरा का पूरा ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे सब, यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, भरूच, सोपारा, कल्याण, ये सब सब आपका भरा है सारा का सारा क्या बोलते हैं, सब पोर्ट है, उस समय के भी प्रोमिनेंट पोर्ट है, द्वारका, प्रभास, ये सब पोर्ट्स हैं। यहाँ पे ताम्रलिप्ति, ये हावड़ा वगैरह के आसपास के रीजन में ये सब सब पोर्ट्स है, भरे पड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स, तो हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हैं सीरिया से, इजिप्ट से, ग्रीस से, हर जगह पे, मैंने बताया था ग्रीस से हमारा रास्ता खुल गया था। इसके अलावा कलिंग का कॉन्क्वेस्ट होने के बाद साउथ ईस्ट एशिया, चाइना वगैरह में भी हम लोग जाना आना स्टार्ट करें। कलिंग का रीजन कहाँ पे था, आपका जो प्रोमिनेंटली रिसेंटली, मतलब जो आपका अब के समय उड़ीसा वाला रीजन है, उसको कलिंग का कहा था। इनफैक्ट आपका कलिंगा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ भी है वहाँ पे आपके उड़ीसा में, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, तो नाम वहीं से डिराइव होता है। इसके अलावा हम लोग एक्सपोर्ट में क्या करें, ये चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, और ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करने की कोशिश, मतलब इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडर्न इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि स्टेट ने मोनोपोली बना के रखी थी, किसमें, माइनिंग और मेटलर्जी में। ये याद रखिएगा कि इसमें इन्होंने मोनोपोली बना के रखी थी, और किसी को इंक्लूड करना नहीं, क्योंकि ये सब बड़े काम है ना, इसके लिए यूज रेवेन्यू चाहिए, यूज फाइनेंस चाहिए। तो कौन दे सकता है, स्टेट दे सकता है। इतना पैसा कौन ला सकता है, तो आपका स्टेट ला सकता है, और कोई नहीं ला सकता, ठीक है। तो ये आप लोग को नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका जो सुपरिटेंडेंट होता था माइनिंग का, उसको अर्काध्यक्ष कहा था। ये सब चीज़ आप लोग को याद करना तो याद कर सकते हैं। यूपीएससी कभी भी ऐसे फालतू के सवालों को बना देता है, और फिर उसमें फिर लगता है कि क्यों मैंने नहीं पढ़ा, तो ये सब आप लोग प्लीज़ पढ़ के रखिएगा। मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, मैक्सिमम जितना हो जितना मुझे ऑफिसर्स के नाम मिले वो सारे मैंने यहाँ पे कोशिश की मेंशन करने के लिए, और सबको मैं कहूँगा कि एक जगह पे लिख के रख लीजिएगा लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए। मैं हम लोग तो ऐसे ही करते थे, मेरे स्टूडेंट, मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे सब, हम लोग यही करते थे कि एक जगह पे लिख के रखते हैं, क्योंकि यूपीएससी कभी भी सटक जाता है उसका दिमाग, और ऐसी चीज़ें क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये अध्यक्ष कौन था, ये वो अमात्य कौन था, इसका काम क्या होता था, तो टेंशन आ जाता कि भाई इससे अच्छा तो पढ़ ही लिया होता, ठीक है। तो हालांकि एक तरीका ये भी है कि भाई उसको पूरी तरीके से निगलेक्ट करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि एक 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 करके आधा से ज़्यादा एरिया ही साफ हो जाए ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कॉइन्स की बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य बोलता है कि कॉइन्स को रूप के नाम से बोलता है, ठीक है, रूप बोलता है, रूप, हाँ, मतलब कॉइन्स नहीं, सिक्के नहीं बोलता है, सिक्का शब्द नहीं यूज करता है, या और कोई शब्द नहीं यूज करता है, रूप शब्द यूज करता है। इस समय के जो इंपॉर्टेंट सिक्के हैं वो आपका निष्क सुवर्ण है, करशापण है, धारण है, पर्ण है, ये मतलब अलग अलग नाम है सेम के, ये सब सिल्वर कॉइन्स है, ठीक है। मशक, ककिनी, ये आपके कॉपर कॉइन्स है। इसमें गोल्ड कॉइन जो है निष्क और स्वर्ण है, इसके हमको एक्चुअल जो फिजिकल गोल्ड कॉइन्स है वो हम लोग को मिले बहुत ही नहीं है, ठीक है, हम लोग को मिले नहीं है, तो हम लोग जो मिले हुए वो मोर ऑफ द ऑर्नामेंट्स की तरह लग रहा है, ठीक है। कौटिल्य बोलता है कि गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे, लेकिन हमारे पास कोई गोल्ड कॉइन मिला नहीं है, हम लोग को ऑर्नामेंट्स वगैरह मिले हैं, लेकिन गोल्ड कॉइन नहीं मिल रहा। तो ये हम लोग को लगता है कि भाई हमारे यहाँ पे गोल्ड कभी, मतलब गोल्ड कॉइन्स वगैरह यूज ही नहीं होते थे टिल दिस पीरियड। वो कब स्टार्ट हो जाएंगे, आफ्टर कनिष्क, कनिष्क के समय पे, उसके जब दादाजी रहते या पिताजी जो भी थे, वो जब स्टार्ट करते हैं गोल्ड कॉइन्स, तब हमारे यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स का चलन स्टार्ट होता है। लेकिन कौटिल्य बोलता है कि गोल्ड कॉइन उस समय थे जिनको हम लोग ये करशापन, सॉरी, निष्क या सुवर्ण कहते थे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर डिबेट है कि भाई गोल्ड कॉइन होते थे कि नहीं होते थे, इसका कोई हमारे पास जब गोल्ड कॉइन मिलेगा तभी पता चलेगा कि भाई होते थे कि नहीं होते थे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट की मिंटिंग फैक्ट्रीज होती थी, जिसका हेड को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था।
और जो इन कॉइन्स को एग्जामिन करता था उसको रूपदर्शक कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक मंथ ऑफ द मौर्यस, मौर्यस का अपना खुद का इकोनॉमिक मंथ हुआ करता है जो कि जुलाई में आज स्टार्ट होता था। आप समझ सकते हैं नॉर्दर्न बेल्ट में ही लोग हैं तो वहाँ पे जुलाई में ही बारिश आने वाली है, तो वहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे कब स्टार्ट होता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस समय आपके पंचमार्क कॉइन्स भी बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलते हैं। पंचमार्क कॉइन मैंने आपको बताया था, पंचमार्क कॉइन्स क्या होते हैं, आपका कोई भी आपने मेटल लिया उसके ऊपर किसी चीज से पंच कर दिया तो वो आपका पंचमार्क कॉइन्स बन जाता है। ठीक है, इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन वगैरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पे आता है। ठीक है, काफ़ी लंबा है पर मुझे पता है इसके अंदर सारा की सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसके लिए थोड़ा सा रुक रुक के आप चलिएगा। बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, समझ में मुझे पता है, मुझे खुद को इतना सारी चीज़ें पढ़ना होता तो मैं पक जाता, लेकिन धीरे धीरे जाइए, एक दो बार वीडियोज़ को वापस रिप्ले करके देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और इट इज़ वर्थ इट, आपका जितना ये समय लेगा ये वर्थ रहेगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। ओके, नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं तो आपका इंडिका में भी और सॉरी इंडिका में भी और अर्थशास्त्र में भी दोनों में डिटेल अकाउंट्स दिए गए हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन के, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दोनों जन बहुत भर भर के अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें स्टेजेस हैं, कौन कौन आपके एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होगा। ठीक है, तो कौटिल्य जो बोलता है एट एट लेग्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है, उसके सारे लेग्स हम लोग यहाँ पे देखने वाले। फर्स्ट है किंग। ठीक है, किंग आपका पूरा का पूरा समझ ही गए, राजा है वो तो सबसे बड़ा ऊपर होगा। इसके असिस्टेंट के लिए कौन होते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनका जो अध्यक्ष होता था उसको मंत्री परिषद अध्यक्ष कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो अध्यक्ष होता है या हेड होता था उसको मंत्री परिषद अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो मंत्री परिषद जो होता था वो सिविल सर्वेंट्स का भी, जो सिविल सर्वेंट जिनको अध्यक्ष या फिर अमात्य कहा जाता था उनका भी ये हेड हुआ करता था, मंत्री परिषद जो हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और उनके अध्यक्षों का नाम यहाँ पे लिस्टेड किया गया। एक बार मैं रीड कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सानी दत्ता जो होता था वो आपका ट्रेजरी का काम करता था। अर्कंधक्ष जो होता था वो माइंस का होता था। सुवर्णाध्यक्ष जो होता गोल्ड का हो गया। पण्याध्यक्ष कॉमर्स से रिलेटेड है। कुप्याध्यक्ष जो है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड है। लवणाध्यक्ष जो है वो आपके सॉल्ट से रिलेटेड है। सीताध्यक्ष जो है वो आपका एग्रीकल्चर से है। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिस्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, टायर हो गया एक ही शॉट में वीडियोस बनाने का, यही प्रॉब्लम होता है, नहीं तो लोगों की तरह बाकी लोग थोड़ा थोड़ा रुको पानी पियो फिर ऐसा बनाते हैं। ठीक है, मैं एक ही शॉट में बनाता हूँ। मिनिस्टर्स की बात करें तो मिनिस्टर्स जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको परिषद कहा जाएगा। ठीक है, इसको मंत्री परिषद सिंपली आप कह सकते हैं, ये मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ही है। ठीक है, या परिषद सिंपली कह सकते हैं। इसमें दो टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, एक तो मंत्री होते थे, एक तो अमात्य हो सकता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये मंत्री जो हो गया आपका मिनिस्टर हो सकते हैं और ये सेक्रेटरी ऑफ द दैट, जो आपके जनरली जो आईएएस होते हैं राइट नाउ, वो उनसे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, परिषद में जो मंत्री होते थे वो आपका इनर सर्कल या आप कैबिनेट बोल सकते हैं आज की जैसे वैसे, और अमात्य मतलब ये जो अमात्य होते थे वो सेक्रेटरी की तरह काम करते थे, जो भी मंत्री लोग आपको ऑर्डर देते थे। ठीक है, बाकी और कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं। पौरा जनपद, ठीक है, ये क्या है, ये असेंबली ऑफ द पीपल ऑफ द टाउन होती है। ये पूरे के पूरे टाउन के जो कॉमन पॉपुलेस है उनका एक असेंबली होता था, जिसका मेन काम क्या होता था कि भाई किसी भी तरीके से राजा के जो पावर्स है वो अनब्रिंडल ना हो जाए, इनको कोई रोक ना सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से रॉयल अथॉरिटी के ऊपर चेक लगाने का काम करते हैं। यहाँ पे लास्ट वाला आप लाइन देखिएगा, यहाँ पे पावरफुल चेक मेंटेन करते हैं रॉयल अथॉरिटी के ऊपर। इनके इसके अलावा ये अगुत्तर या फेवर जिनको कहा जाता है, ये भी राजा से मांगते थे किसी किसी समय पे, जैसे कि कभी फेमाइन आ गया, ड्रॉट आ गया और राजा ने अभी तक अपने तरफ से डिक्लेरेशन नहीं दिया है, तो ये अपने तरफ से जाते थे कि भाई हम लोग को कुछ रियायत दी जाए, कुछ तरीके से हमारी हेल्प की जाए, तो ये सब मांगने का काम ये करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नर्स होते थे। गवर्नर्स जैसे वॉइसरॉय आज के होते हैं या गवर्नर्स जैसे होते हैं, मतलब वॉइसरॉय हुआ करते थे, गवर्नर्स जैसे होते हैं वैसे उस समय पे भी होता था। उनको महामात्रास कहा जाता था। और अगर वो रॉयल लीनेज के हैं, मतलब मोस्टली आपके जो बच्चे होते थे, किंग के जो बेटे वगैरह होते हैं, उनको आप बना देते थे गवर्नर। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नर वगैरह बना देते थे, तो उनको कहा जाएगा कुमार महामात्रास। ठीक है, महामात्रा कैसे, जो कि गवर्नर सिंपली गवर्नर, उनका कोई रॉयल लीनेज वगैरह नहीं है, तो उनको महामात्रास कहा जाएगा। लेकिन अगर वो रॉयल लीनेज से बिलोंग करते, रॉयल ब्लड होंगे या बेटे वगैरह होंगे, प्रिंस वगैरह होंगे, तो उनको कुमार महामात्रा कहा जाता है। ठीक है,
इसके अलावा हर एक प्रोविंस को मंडल्स में डिवाइड किया गया था, जिसका जो हेड होता था उसको प्रतिष्ठा कहा जाता था, ठीक है, और प्रोविंस को प्रदेश कहा जाता, ठीक है। ये आप लोग याद रखें, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आप लोग बता, प्रदेश कहा जाता, प्रोविंसेस को प्रदेश कहा जाता था। एंड मंडल्स का जो हेड होता था, सॉरी, जो मंडल्स होते थे उसको प्रदेश कहा जाता था, और मंडल्स का जो हेड होता था उसको प्रतिष्ठा कहा जाता, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदेश के नीचे अब मंडल के नीचे आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आहर या विश्य कहा जाता, ठीक है, विश्य। इसके अंदर जो ऑफिसर्स होते थे, प्रदेशिका, युक्ता, राजुक, ठीक है। इनका क्या है, प्रदेशिका जो है वो सबसे सीनियर है, राजुका उससे नीचे है, और युक्ता जो है वो दोनों से भी नीचे है, ठीक है। प्रदेशिका का काम ये होता था कि हर 5 साल में अपने किंगडम का, अपने एरिया का जो है वो घूमने के लिए निकलता था, और पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का इन डेप्थ डिटेल वगैरह इसको लेना एक कंपल्सन होता है, ठीक है। अल्टीमेटली इनको बाद में हटा के धम्म प्रदेशिका वगैरह का अपॉइंटमेंट वगैरह पे किया जाता, ठीक है। धम्म महामात्रस का अपॉइंटमेंट वगैरह किया जाता, ठीक है। इसके अलावा रेवेन्यू और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो स्थानिक और गोप इनके द्वारा किया जाता, ठीक है। इसमें जो गोप है वो 5 to 10 विलेजेस का हेड होता था। इसका काम ये होता था कि 5 to 10 विलेजेस से रिलेटेड जितना भी काम होता है, जो भी मतलब लेना देना, खाना पीना, जो भी चीजें हो रही है, वो सब कुछ ये देखने वाला है। इसके अलावा स्थानिक होते थे, जिनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेम ड्यूटीज होते थे, और वो गोपा जो होते थे उनसे ऊपर होते थे। स्थानिक जो होंगे वो गोपा से ऊपर होंगे, ये जो स्थानिक यहाँ वाले हैं वो गोपा से ऊपर होते हैं। स्थानिक का एक और काम होता था, ये समाहर्ता के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। समाहर्ता एक अलग पोस्ट है, ठीक है। पहले गोपा आया सबसे नीचे, फिर स्थानिक आ गया, फिर उसके बाद आ गए समाहर्ता, उसके बाद आएंगे प्रदेश, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को अच्छी तरीके से, ये 4 लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझने की बस कोशिश कीजिएगा, सब एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। सबसे नीचे गोपा है, उसके बाद स्थानिक है, फिर समाहर्ता है, और फिर उसके बाद प्रदेश है, ठीक है। इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो विलेज क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, हमेशा यही रहने वाला है। इसको ग्राम कहा जाता है, ग्राम कहा जाता है, और उसके जो ऑफिशियल हेड होता था उसको ग्रामिका कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा विलेज के एल्डर्स लोग का अपना खुद का एक ग्रुप, मतलब गैंग भी हुआ करता था, जिसमें उन लोग पेटी क्राइम्स वगैरह देखना, ये सब चीजें वगैरह भी देखते हैं, ठीक है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में मेगास्थनीज कहता है बहुत ही अच्छी तरीके से कि भाई पाटलिपुत्र जो है, वो पाटलिपुत्र का एग्जांपल देके बोलता है कि पाटलिपुत्र का जो म्युनिसिपल कमीशन है वो 30 लोगों के अधीन काम करता है, ठीक है। 30 मेंबर्स इसके अंदर है, जो कि 5 5 मेंबर्स का 6 बोर्ड बना के रखे हैं। समझ में आ रहा है, 30 मेंबर्स है पूरे म्युनिसिपल कमीशन में, उसमें 6 बोर्ड्स है, जिनमें हर एक बोर्ड में 5 5 मेंबर्स हैं, और पूरे के पूरे पाटलिपुत्र का हर एक चीज वो देख रहा है, ठीक है। सफाई, कोई एक बोर्ड सफाई देख रहा है, कोई एक बोर्ड आने जाने का ट्रांजैक्शन देख रहा है, कोई कॉमर्स देख रहा है, कोई ट्रेड देख रहा है, कोई और चीज कुछ देख रहा है, या किसी और चीज से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे 5 डिविजन है, ठीक है। उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इन ऑल वो सारे के सारे चीजों को देखा, मार्केट, टेम्पल, हार्बर, पिकनिक, पब्लिक वर्क वगैरह सब कुछ ये सब देख रहे हैं आपके 6 बोर्ड्स, ओके। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो मॉडर्न स्टेट क्या है आपका, एक किंगशिप है, तो सबसे हेड पे कौन होगा, किंग होगा, ठीक है। हमेशा किंग जो होगा वो फाउंटेन ऑफ हेड ऑफ द जस्टिस होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोर्ट्स का 2 क्लासेस देखने को मिलता है, जो कि अपने समय का सबसे यूनिक चीज देखा उस समय। इन लोग डिफाइन कर पा रहे हैं कि भाई ये फौजदारी है, ये दीवानी है, जैसा आज भी चला आ रहा है कि भाई क्रिमिनल केसेस अलग होंगे एंड सिविल केसेस अलग होंगे, ठीक है। वहां पे इस समय मतलब आपके बिफोर द एडीज के पहले की बात हो रही है, 322 BC की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय पे ही जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से डिवाइड हो चुका है ऑलरेडी, कि ये सिविल केसेस है, ये क्या बोलते हैं, क्रिमिनल केसेस है। दिस दिस वॉज ऑल द ब्रेन चाइल्ड ऑफ चाणक्य। चाणक्य ने इन सबको मतलब बताया है, एंड ही यूज टू हेल्प द चंद्रगुप्त मौर्य टू एफिशिएंटली रन द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे जो दीवानी कोर्ट है उसको धर्मस्थीय कहा जाता है, और जो आपका फौजदारी कोर्ट है उसको कंटक शोधन कहा जाता है। ये आपके कोर्ट्स हो गए, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, बट नाम याद रखिएगा, एक बार क्या पता कहीं पे कुछ उल्टा सीधा आ गया तो, ठीक है। नेक्स्ट है, बाकी सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो तो आपके चीफ, मतलब आपके किंग जो होंगे वही चीफ जस्टिस में होने हैं और कैपिटल में बैठने वाले हैं। इसके अलावा सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते थे आपके विलेज पे, आपके डिस्ट्रिक्ट पे, तालुका लेवल पे, मंडल लेवल पे, सब लेवल पे अपने अपने कोर्ट्स वगैरह होंगे। और लास्ट ग्राम लेवल पे, जैसे मैंने बताया, जो गाँव के एल्डर्स की जो गैंग होगी वो आपका पंचायत वगैरह करेंगे, ठीक है। ये तब से आज तक चला है, सोचिए, ठीक है।
एस्पिनॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एस्पिनॉज मतलब वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं, स्पाई सिस्टम, स्पाई सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसको उस समय क्या कहा जाता था, अभी कॉमन पार्लेंस में क्या कहते हैं, जासूस, ठीक है। जासूसी वाला जो सेक्शन था वो अलग था। एंड कौटिल्य बताता है, अर्थशास्त्र भी बताता है, एंड मगस्थनीज भी इसके बारे में बात करता है कि भाई एस्पिनॉज सिस्टम जो इनका था, मौर्य का था, वो बहुत ही एक्सेलेंट था, मार्वलस था। इसका मतलब बहुत ही हाईली प्रोग्रेसिव टाइप का था इनका। इस समय का मतलब जो एस्पिनॉज सिस्टम है वो कहीं और ऐसा देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसका जो हेड होता था उसका कहा जाता है महामत्या परशपा, थोड़ा डिफिकल्ट है पर याद रखिएगा, पाशरपा, ठीक है। महामत्य पाशरपा जो भी है इसका नाम, ठीक है। ये हेड ऑफ द स्पाइस होता था। इसके अलावा दो टाइप के स्पाइस होते थे। फर्स्ट है संस्था, जो एक जगह पर रह के सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन का काम करते हैं, जो भी उनके पास क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन आ रहा है वो एक जगह पर रह के वो क्या बोलते हैं काम करते थे। अब इनके पास इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा, तो संचार लोग लेके आते थे। ये अलग तरीके के स्पाइस होते थे जो पूरे के पूरे एम्पायर में घूमते फिरते रहते थे, और वहां से जो भी डिटेल्स वगैरह मिलता था वो लाके संस्था को देते, संस्था उसको ऊपर ट्रांसफर करता था, ठीक है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो आपका टॉलमी या प्लिनी किसी ने तो लिखा है कि भाई जो मौर्यस हैं उनके पास नंदास से 3 गुना बड़ी आर्मी थी। तो इट इज सेड दैट कि नंदास के पास 2 लाख की आर्मी थी, तो मौर्यस के पास 6 लाख की आर्मी होगी। इट इज मे बी, हाँ मे बी, ये चीज़ों में चल रहा है लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया है। तो आप लोग देख लीजिए किसने कहा था, टॉलमी या प्लिनी, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ इसके अंदर। इसके अलावा आर्मी के 4 विंग्स हैं, ठीक है। इनिशियली 4 विंग्स हम लोग को रेफरेंस में आता है, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स और चैरियट्स। उसके अलावा अर्थशास्त्र कहता है कि इसके अलावा कैमल्स और कॉर्प्स का एक अलग विंग भी है, ठीक है। लेकिन प्रोमिनेंट कौन से, ये 4 विंग्स है, ठीक है। और सेम जैसा आपके म्युनिसिपल कमीशन में हुआ था वैसे यहाँ पे भी किया जा रहा है कि 30 मेंबर की एक बॉडी होगी जो पूरा का पूरा ये साजो सामान ये सब सब देख रहा है, और 6 बोर्ड्स यहाँ पे बनाए जाएंगे 5-5 मेंबर वाले। और जो आपके 6 विंग्स है, ये 4 विंग ये हो गए और ये आपका जो 2 विंग्स और हो गए, इन सबको मिला जाए तो हर एक विंग को एक एक बोर्ड देखता है, ठीक है। इस तरीके से बात कही गई है बाय द अर्थशास्त्र। नेक्स्ट लास्ट पे आते हैं, डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न अंपायर कैसे हुआ, ठीक है। हर एक छोटा छोटे 4 पॉइंट्स हैं, चार पॉइंट्स पढ़ लेंगे तो ये आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। इट वाज ए क्वाइट बिग लेक्चर बट इट कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैं चाह रहा था कि ये सब आना चाहिए, या जो मुझे कोई अगर मैं चाहता कि मेरे टीचर पढ़ाए तो वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर इसमें भी कुछ बच जाता है और आप चाहते हैं कि उसको लिया जाए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, उसको खाली मत छोड़िएगा, ठीक है। डिक्लाइन के रीजंस क्या है, फर्स्ट जो फोरमोस्ट रीजन दिया जाता है वो अशोका की पॉलिसीज की बात की जाती है। जैसे मैंने बताया कि आपका कलिंग के वॉर के बाद अशोका ने धम्म का रास्ता अपना लिया, उसने पॉलिसी ऑफ पीस अपना लिया इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ऑफ वॉर, ठीक है। वॉर को पूरी तरीके से त्याग कर देता है, उसके बाद वो कभी लड़ाई नहीं करता है, कभी भी हथियार नहीं उठाता है। यस, ही मेंटेन द आर्मी, आर्मी पूरी तरीके से मेंटेन करता है, कलिंग को जीत भी लेता है लेकिन उसको कभी छोड़ता नहीं है, उसको वहां पे फिर भी विद्रोह वगैरह भी होता है फिर भी उसको छोड़ता नहीं है, डराता भी है। इनफैक्ट वो बीच में धमकियां भी देता है कि भाई तुम लोग के साथ गड़बड़ कर दूंगा, मतलब अगर आप लोग ठीक से नहीं बिहेव करोगे तो आप लोग के साथ गड़बड़ी भी हो सकती है, आप लोग को पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, आप लोग बच्चे हो मेरे, मैं आप लोग को पनिशमेंट भी कर सकता हूँ, इस तरीके से चीजें भी वो कहता है। लेकिन फिर भी वो लड़ाई नहीं करता है इसके बाद। दैट इज वाई ऐसा सोचा जाता है कि भाई ये वीक रूलर होता चला जाए, ठीक है। इसके अलावा ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इसके अलावा अशोका का एक और पॉलिसी जो रहता है टुवर्ड्स द बायस टुवर्ड्स द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को बायसनेस करने का जो पॉलिसी होता है वो आपके ब्राह्मण्स लोगों को बुरा लगता है। सिंस द ओवर रूलिंग पावर जो शुंगा डायनेस्टी इसके बाद आती है वो आपके ब्राह्मण्स होते हैं। दैट इज वाई इट इज सेड कि ब्राह्मण्स लोगों को ये बुरा लगा कि भाई अशोका इस तरीके की पॉलिसीज को अपना रहा है और हम लोग के लिए कुछ भी अच्छा काम नहीं करा, हमारे हित में कुछ नहीं करा एंड हमारे अगेंस्ट में सारा काम कर रहा है। दैट इज वाई ब्राह्मण्स लोग ने रिवॉल्ट कर दिया, इस तरीके से कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेटिव रूल ऑफ द अमात्य, जो अमात्य बनाए गए थे या महामात्रास की बात की जा रही है जो आपके प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि पूरा चंद्रगुप्त के समय में तो इतना कुछ खास नहीं होता है लेकिन होता है, उसके भी समय पे होता है। और उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के समय पे काफी ज्यादा आपके प्रोविंशियल रेवोल्यूशन होते हैं। इनफैक्ट अशोका को यहाँ से वहां भगा भगा के बिंदुसार बुढ़ा कर देता है कि भाई
कभी इसको जाके ठीक कर, कभी वहाँ का प्रोविंशियल प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे उसको ठीक कर, वहाँ पे रिवॉल्ट हो गया उसको ठीक कर। ऐसे ऐसे चीज़ें कंटिन्यूसली होती रहती है इसके यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट अशोका के टाइम पे भी होती है। अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पे उन लोग गड़बड़ी करते हैं तो ये धमकाता है, इस सब चीज़ें भी करता है। तो ये क्या दिखा रहा है कि वह जो वहाँ पे जो बेस पे जो काम कर रहे हैं, जो आपके प्रोविंशियल रूलर्स हैं, एक्चुअली प्रोविंशियल रूलर्स तो ये तो होते नहीं थे, ये तो किंग है अपना सेंटर में बैठे हुए हैं। लेकिन जो प्रोविंस में काम कर रहे हैं, धर्म मात्रास या फिर अमात्य वगैरह, वो क्या करें, एक्सप्लॉयटेशन करने की कोशिश करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रेवेन्यू उगाई करने की कोशिश करें, बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से परेशान करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पावर। ये एक इशू आता है कि भाई जो आपने चाणक्य ने जो तरीका बताया था वो था कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो किंग है वो द फाउंटेन ऑफ पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरे के पूरे फाउंटेन हेड है आपके पूरे के पूरे स्टेट मशीनरी का। तो इसके पास सारी ताकतें होनी चाहिए, सेंट्रलाइज पावर होगा, ठीक है। तो सेंट्रलाइज पावर होने का एक वीकनेस है, इतना बड़ा देश भारत, और आप लोग देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, वो सबका पूरा एरिया एक कवर कर रहा था उस समय। तो इतने बड़े एरिया को एक सेंट्रलाइज पावर को, यस इट इज़ पॉसिबल, आपके ज़माने में पॉसिबल, लेकिन उस समय के आप देखिए ना, उस समय इतना स्टेट मशीनरी इतना तेज़ नहीं है। एक डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होने में महीनों में चला जा रहा है। तो इससे क्या पता चला कि भाई स्टेट मशीनरी जो है वो वीक होती जाएगी धीरे धीरे। तो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर जो है वो धीरे धीरे वीकनेस का एक कारण बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है वीक सक्सेसर लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर। वीक सक्सेसर जो आपके अशोका के बाद आते हैं वो आपके सब एकदम से क्या का लल्लू पंजू जैसे बोला जाता है, तो वैसे कुछ हो जाते हैं उन लोग, इतने मतलब बस नाम के राजा रहता है, उनका कुछ अपना रहता नहीं है। दैट इज वाई अल्टीमेटली शुंगा ओवरथ्रो करके वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मौर्यन डायनेस्टी है, मौर्यन एम्पायर है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट लेक्चर में।